नमस्कार बच्चों, मैं पी आर जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। आज हम एमडीएसयू यूनिवर्सिटी बीए द्वितीय वर्ष सिलेबस के अंतर्गत इतिहास के द्वितीय पेपर में राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के तहत गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास को जानने के साधन, स्रोत, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, कहाँ से ये भारत में आए, कहाँ कहाँ पे इनका शासन रहा और इनको जानने के कौन कौन से मुख्य स्रोत है, कौन कौन से शिलालेख है, कौन कौन सी साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अग्निकुल में राजपूतों के 4 वंश बताए गए हैं: परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। तो इन अग्निकुलों के राजपूतों में सर्वाधिक प्रतापी और प्रसिद्ध वंश था प्रतिहार, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। या इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे, कई लेखक इसको गुजरात्र अर्थात गुजराती भाषा के प्रभुत्व क्षेत्र में या गुजरात क्षेत्र में इनका शासन होने की वजह से इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। इस वंश की प्राचीनता 5वीं सदी तक जाती है। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल लेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। बाण के हर्षचरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री हैनसांग ने कोचिल्लो गुर्जर देश का वर्णन किया है, जिसकी राजधानी पिल्लो मोली या पिल्लो मिल्लो, जिसको वर्तमान में भीनमाल कहा जाता है। हैनसांग ने इसकी राजधानी पिल्लो मिल्लो या भीनमाल बताई है गुर्जर प्रदेश की। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के प्रामाणिक स्रोत उसके बहुसंख्यक अभिलेख है। गुर्जर प्रतिहार वंश के अनेक प्रतापी शासक हुए और उन्होंने अनेक अभिलेख लिखाए। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धि और उनकी वंशावली को ज्ञात करने का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त इस वंश के राजाओं के अनेक लेख मिलते हैं, जो न्यूनाधिक मात्रा में उस काल की तत्कालीन समय की प्रचलित घटनाओं की जानकारी से हमें इंगित करवाते हैं। प्रतिहारों के समकालीन पाल एवं राष्ट्रकूटों के लेखों से भी प्रतिहार शासकों के साथ उनके संबंधों का ज्ञान होता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष। तो कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य में हुआ था। तो न्यूनाधिक मात्रा में प्रतिहारों के अभिलेखों में भी राष्ट्रकूटों और पालों का उल्लेख है। पालू में राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों का उल्लेख है, और राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में भी प्रतिहारों और पालों का उल्लेख है। अर्थात इन तीनों ने एक दूसरे त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और इसमें विजय पराजय के बारे में अभिलेख इंगित करवाए। प्रतिहार युग में अनेक साहित्य कृतियों की रचना हुई। इनके अध्ययन से भी तत्कालीन राजनीति और संस्कृति का ज्ञान होता है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में रहा। उसने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश इत्यादि ग्रंथों की रचना की। तो ये प्रसिद्ध विद्वान थे, जो महिपाल एवं महेंद्रपाल के दरबारों में उनके राजकवि थे, उनके मंत्री भी थे। इन्होंने प्रचुर मात्रा में संस्कृत साहित्य लिखा और उसमें तत्कालीन समाज व्यवस्था, राजनीति, आर्थिक स्थिति, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन है। इनके अध्ययन से तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। जयानक कवि द्वारा रचित, कश्मीर का एक कवि था जयानक, उसके द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि चौहान शासक दुर्लभराज प्रतिहार वत्सराज का सामंत था। उसकी ओर से पालों के विरुद्ध संघर्ष किया। जैन लेखक चंद्रप्रभ सूरी के ग्रंथ प्रभावक प्रशस्ति से नागभट्ट द्वितीय के विषय में कुछ सूचनाएं मिलती है। कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी से मिहिर भोज की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। समकालीन अरब लेखकों के विवरण में भी प्रतिहार वंशों के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनमें 9वीं सदी में
भारत में आए अरब यात्री सुलेमान का वर्णन है। वह मेहर बोझ की शक्ति है, उसके राज्य की समृद्धि की प्रशंसा करता है। वो इस क्षेत्र को अल जूजर बोलता है और यहाँ के तत्कालीन सम्राट के बारे में काफ़ी कुछ सुलेमान ने वर्णन किया है। दूसरा लेखक अल मसूदी है, जो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब आया। उसके विवरण से महिपाल प्रथम के विषय में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। प्राय सभी मुसलमान लेखक प्रतिहारों की शक्ति, देशभक्ति तथा समृद्धि की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार अभिलेख, साहित्य और अभिलेखों के विवरण, इन तीनों का उपयोग हम प्रतिहार वंश के इतिहास को जानने के लिए करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तो हमने जाने कि इस वंश के इतिहास को जानने के पुरातात्विक, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। साहित्यिक में हमने विदेशी, देशी दोनों प्रकार के साहित्यिक स्रोत पढ़े। अब इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति के समान गुजरात प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भी विवादाग्रस्त है। राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत के समर्थन में विद्वानों ने उसे खज्जर नामक जाति की संतान कहा है, जो हुणों के साथ भारत में आई। उन्होंने बताया कि खज्जर नाम की एक मध्य एशिया में जीवन यापन करने वाली जनजाति थी, जो हुणों के साथ भारत में आई। इस मत का समर्थन सबसे पहले कैंपबेल और जैक्सन ने किया। बाद में भंडारकर और त्रिपाठी आदि भारतीय विद्वानों ने भी इसे पुष्ट किया, किंतु यह मत केवल कोरी कल्पना प्रतीत होता है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों में खज्जर नामक किसी भी जाति के विषय में हमें भारतीय अथवा विदेशी साक्ष्य से कोई सूचना नहीं मिलती है। खज्जर अथवा गुज्जर शब्दों के अतिरिक्त कोई भी साम्य नहीं लगता था, तो खज्जर से गुज्जर बनाए। इस साम्य के अलावा हमें इस बारे में और कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। CV वैद, GS ओझा, दशरथ शर्मा जैसे अनेक विद्वान गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय ही मानते हैं। वे इस शब्द का गुर्जर देश का प्रतिहार अर्थात शासक लगाते हैं। क्या मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने विभिन्न उदाहरणों से ये सिद्ध किया कि गुर्जर शब्द स्थानक है, जातिवाचक नहीं है। अर्थात स्थानक से तात्पर्य है कि गुजरात क्षेत्र के आसपास प्रदेश में राज्य करने की वजह से इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया। इन विद्वानों का विचार है कि यदि गुर्जर जाति विदेशों से आकर भारतीय क्षत्रिय समाज में समाहित होती तो उसका पुराना नामो निशान बिल्कुल समाप्त नहीं होता। भारत के शास्त्रकारों ने विदेशियों को सदा पद प्रदान किया है। हुणों को मलेच कहा गया है, किंतु यह गुर्जरों का प्रश्न है, उन्हें सर्वत्र ब्राह्मण बताया गया है। हैनसांग गुर्जर नरेश को क्षत्रिय बताता है। पृथ्वीराज रासों में अग्निकुल के राजपूतों में की जो कथा मिलती है उसमें ऐतिहासिकता संदिग्ध है। दशरथ शर्मा ओझा ने बताया कि इस कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में अप्राप्य है। इस प्रकार खज्जर जाति से गुर्जरों की उत्पत्ति है वो सिद्ध नहीं होती। साहित्य एवं इतिहास में कहीं भी उन्हें विदेशियों से नहीं जोड़ा गया है। उनके लेखों से जो संकेत मिलते हैं उनके आधार पर हम उन्हें ब्राह्मण मूल का स्वीकार कर सकते हैं, जिन्होंने कालांतर में क्षत्र धर्म ग्रहण कर लिया। प्रारंभ में इनको हरिश्चंद्र, अभी आगे हम पढ़ेंगे, हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान बताया गया मंडोर के। उनके 2 रानियाँ थी, एक क्षत्रिय थी और एक ब्राह्मण थी। तो तृतीय ब्राह्मण में प्रतिहारी नामक वैदिक याज्ञिकों का भी उल्लेख मिलता है। लगता है उसके बाद में उनमें कोई कमी छोड़कर क्षत्रियों की वृत्ति अपना ली हो। प्रतिहार अपने को भाई राम के भाई लक्ष्मण से संबंध कर लिया। गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक शासन किया। ग्वालियर अभिलेख में इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण, जो प्रतिहार या द्वारपाल थे, अर्थात लक्ष्मण है वो भगवान श्री राम के द्वारपाल थे। प्रतिहार अपने आप को श्री लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, इसलिए अपने आप को प्रतिहार या द्वारपाल कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस वंश का आदि शासक राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार पद पर काम करता था, अतः उन्हें प्रतिहार कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इसमें हैनसांग आदि के आधार पर आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में भीनमाल को इनका मूल स्थान मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान इनका मूल स्थान उज्जैन या अवंती में मानते हैं, जबकि प्रारंभिक लेखक है इनका मूल स्थान प्राचीन मंडोर क्षेत्र को मानते हैं। अब इस वंश के कौन कौन से मुख्य शासक थे, उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में हम अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे।